हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद 9 PM पे उन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी हम लोग दे रहे हैं एंड संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। दोनों ही क्वेश्चन GS 1 से हैं। एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से है और दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। 1 बाय 1 दोनों को ही डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में हम लोग एक लर्नर की आंसर शीट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इंडियन लिटरेचर के बारे में कुछ पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ यू लुक एट द डाइवर्सिटी of Indian literature, you come to see its unity, and if you look for unity, you are struck by its diversity. Elucidate। ये एक 15 मार्कर है एंड 250 वर्ड्स में आपको इसका जवाब देना है। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी घुमा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर आप इंडियन लिटरेचर की डाइवर्सिटी को देखते हैं, उसकी विविधता को देखते हैं, तो आपको यूनिटी दिखाई देती है। और अगर आप यूनिटी को सर्च करते हैं तो आप इसकी जो डाइवर्सिटी है उससे आप प्रभावित होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें केवल आपको इतना बताना है कि जो इंडियन लिटरेचर है उसमें आपको डाइवर्सिटी भी दिखाई देती है और उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको यूनिटी भी दिखाई देती है। केवल इतना ही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। थोड़ा सा घुमा दिया गया है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। अब फ्रेंड देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या चीज़ मैटर करती है? ये चीज़ मैटर करती है कि प्रेशर कंडीशन में क्या आप चीज़ों को लिंक कर पा रहे हो क्या? क्योंकि लिटरेचर के बारे में एक सिंसियर कैंडिडेट सबको पता होगा, लेकिन क्या आप उसमें डाइवर्सिटी के एलिमेंट फाइंड आउट कर पा रहे हैं या यूनिटी के एलिमेंट फाइंड आउट कर पा रहे हैं, और वो भी प्रेशर कंडीशन में? तो जो बंदा ये कर लेगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा किस तरह से किया जाए। तो इसका केवल एक ही सलूशन है, वो है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होंगे। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, देन आप बताइए कि इंडियन लिटरेचर की डाइवर्सिटी के एलिमेंट्स कौन से हैं, देन आप उसकी यूनिटी के एलिमेंट्स बताइए, ठीक है, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे। अब देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, देखिए हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का, तो आप सिंपल से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर हम इंडियन ट्रेडिशन देखें तो उसमें हमको वैदिक पीरियड से लेके करंट टाइम्स में काफ़ी कुछ लिटरेचर देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन ये सफिशिएंट होगा। ठीक है, लॉन्ग एंड रिच ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर फ्रॉम वैदिक पीरियड, आप ऋग्वेद यहाँ पे लिख सकते हो, टू करंट टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब अगला आता है डाइवर्सिटी के एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, डाइवर्सिटी क्या होती है? डिफरेंसेस। तो किस तरह से डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं इंडियन लिटरेचर में, अब ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी। आप बता सकते हैं कि इंडियन लिटरेचर में आपको टेम्पोरल एंड स्पेशियल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। टेम्पोरल मतलब विद टाइम, ठीक है, एंड स्पेशियल मतलब विद स्पेस, मतलब लोकेशन में भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, प्राकृत, संस्कृत, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज़ की हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की हैं, खरोष्टी यूज़ की हैं। देन दलित लिटरेचर, ट्राइबल लिटरेचर, वुमेन लिटरेचर, ये भी आपको देखने को मिलता है। डिफरेंट थीम्स यूज़ की हैं, कुछ लव पे बेस्ड हैं, कुछ टेक्नोलॉजी पे हैं, जैसे कि आर्यभट्टिया हो गया एस्ट्रोनॉमी पे, ठीक है।
चरक संहिता हो गई, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। अगर एग्जाम्पल देंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देन काफ़ी कुछ फॉरेन कंटेंट भी देखने को मिलता है, काफ़ी सारे फॉरेन एलिमेंट्स भी हैं। मुगल इंडिया में आते हैं, तुगलक्स आते हैं, अफगान आते हैं, तो वो भी लिटरेचर को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, ये कंटेंट ऐसा है जो आप सभी को पता है, ठीक है, लेकिन क्या आप सही समय पे इसको वहाँ पे सोच पा रहे हो क्या? और जो बंदा ये कर जाएगा उसके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसीलिए बोलते हैं कि मल्टीपल रिवीजन मस्ट है। देन एक डाइवर्सिटी और देखने को मिलती है, डिफरेंट मटेरियल्स, कुछ रॉक्स पे हैं, कुछ स्टोन्स पे हैं। आप अशोकन पिलर की बात कर सकते हैं, बार्च एंड पेपर पे भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितनी डायमेंशन विद एग्जाम्पल आप यहाँ पे डालेंगे उतना ही मजा आएगा, ठीक है, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब फिर देखिए, डाइवर्सिटी के एलिमेंट्स को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप आराम से ढूंढ सकते हो। दिक्कत आएगी यूनिटी वाले एलिमेंट्स में, कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जहाँ पे हमको इंडियन लिटरेचर में यूनिटी वाले एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए काफ़ी सारे एपिक्स, जो महाभारत और रामायण है, ये जो हमारे महाग्रंथ हैं, ठीक है, इनको डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, तो ये एक एलिमेंट है यूनिटी का। जितने भी लिटरेचर हमको देखने को मिलते हैं उसमें रिलीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, तो ये भी एक यूनिटी का एलिमेंट है। फ्री थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग को प्रमोट किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी कम है, ठीक है, रिलीजन कास्ट के बैरियर को तोड़ा गया है। आप कबीर और भक्ति संत का यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो ये भी एक यूनिटी का एलिमेंट होगा। देन ओरल एंड रिटन दोनों ही तरह के लिटरेचर हमको हर जगह से देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये एक कॉमन फीचर है। रॉयल पैट्रोनेज, भले ही कोई भी लिटरेचर हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, उसको रॉयल पैट्रोनेज मिला है। देन आप कोई भी लिटरेचर उठा के देख लीजिए, वो लिटरेचर उस समय की जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके बारे में आपको बताएगा, तो ये भी एक यूनिटी का एलिमेंट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ना आप सोचिए, और उस टाइम में ही आपको सोचना होगा, और ये सारे एलिमेंट्स निकल के आएंगे, इनको आना ही होगा, ठीक है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दोनों चीज़ें, इसमें भी आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे। अब सबसे लास्ट में आता है कंक्लूजन। तो सिंपल सा इसका कंक्लूजन होगा कि जो इंडियन लिटरेचर है वो यूनिटी को डिमोस्ट्रेट करता है थ्रू एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो एक सिंपल सा कंक्लूजन होगा, ठीक है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव कंक्लूजन होगा। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और इसका कंक्लूजन क्या निकला, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा, मल्टीपल रिवीजन करना होगा। देन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको लिंकेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ द टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। टाइप्स आपको बताने हैं रेनफॉल के, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बताना है। अब फ्रेंड देखिए, जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन मेंस में थोड़ी सी तैयारी हमारी कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमको तैयारी कम नहीं करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो स्टैटिक होते हैं, तो आपको एनसीईआरटी वगैरह का अच्छे से रिवीजन करना होगा, इवन मेंस के लिए भी, ठीक है। क्या पूछा गया है, पृथ्वी की सतह पर वर्षा के प्रकार और वितरण का विवरण आपको देना है। तो काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन आप बताइए कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या होते हैं, देन आप बताइए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बताना होगा, और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये 4 पार्ट हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है तो काफ़ी तरह से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट क्या होगा
कि रेनफॉल के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो आप बताइए, या आप रेनफॉल को डिफाइन कर दीजिए, वैसे भी आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ वार्म, मॉइस्ट एंड अनस्टेबल एयर, इसके साथ साथ सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली, इनकी प्रेजेंस होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी रेनफॉल हो सकता है। तो इससे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। आपको बताना होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या है। तो ये कंटेंट का मुझे लगता नहीं किसी के पास इशू होगा। ठीक है, कन्वेक्शन रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है एंड फ्रंटल रेनफॉल होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होगी। देखिए यहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रेनफॉल के बारे में बताएंगे तो डायग्राम बनाना मस्ट है, उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। अब कन्वेक्शन रेनफॉल क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो एयर है वो उसकी हीटिंग होती है, उसके बाद उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, देन कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, उसके बाद रेनफॉल होता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझाना होगा और ये डायग्राम मस्ट है, ये आपको बनाना ही होगा। इसके बाद सेकंड क्या आता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होगा, एक माउंटेन बैरियर होता है और उसकी वजह से रेनफॉल होता है। तो इस चीज़ को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे आपको इस चीज़ को भी हाईलाइट करना होगा कि जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पे आपको ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, और जो लीवर्ड साइड होती है जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे रेन शेडो जोन बनता है। ये भी आपको यहाँ पे हाईलाइट करना होगा। ठीक है, देन थर्ड वन क्या होता है, साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल। ये क्यों होता है, जब दो एयर मासेज उनका कन्वर्जेंस होता है तो उसकी वजह से फ्रंटल रेनफॉल होता है। तो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा साइक्लोनिक रेनफॉल भी होता है, मॉनसून रेनफॉल भी होता है। तो अगर आप चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हो, ये अगर आप ये तीनों भी लिख देंगे तो सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब यहाँ पे कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है कि इसमें लिखें क्या। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको विद रिस्पेक्ट टू लेटीट्यूड्स आपको बताना है कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, केवल इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है और एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रेनफॉल है वो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और इसी वजह से काफ़ी सारे वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं। जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जो इंटीरियर्स होते हैं कॉन्टिनेंट के, ये आप लिख सकते हो। ओशियंस के ऊपर ज़्यादा रेनफॉल मिलता है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन उसके बाद आप डिफरेंट जो रीजन्स हैं विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड्स, ठीक है, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है ये आप लिख सकते हो। जैसे कि जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं वहाँ पे हमको ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, मॉइस्चर भी ज़्यादा है। देन जो ट्रेड विंड वाला रीजन है तो वहाँ पे क्या हुआ, जो ईस्टर्न साइड होती है कॉन्टिनेंट की, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ विंड पे ये चीज़ डिपेंड करती है। देन जो मेडिटेरेनियन रेनफॉल रीजन है वहाँ पे क्या है वो भी आप बता दीजिए कि वहाँ पे विंटर में ज़्यादा बारिश होती है, समर्स में इतनी बारिश नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। आप ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज का जो इशू है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कंटेंट आपके पास होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। मिडिल लैटिट्यूड पे क्या हो रहा है एंड पोलर एरियाज में क्या हो रहा है इसको आप मेंशन कर दीजिए। पोलर एरियाज में क्या होगा कि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है और मैक्सिमम स्नोफॉल की फॉर्म में होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप बना देंगे और लैटिट्यूड वाइज एक्सप्लेन करेंगे तो उससे भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन अच्छे से करें तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब किस तरह से कंक्लूड किया जाए, तो देखिए अभी तक हमने जो बताया वो स्पेशियल वेरिएशन बताया है। ठीक है, कि विद लोकेशन क्या वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा टेम्पोरल वेरिएशन भी होता है। ठीक है, विद टाइम भी जो एनुअल रेनफॉल है वो डिफर करता है। तो ये आप लिख सकते हो कंक्लूजन में, किसी भी एरिया में कुछ ही मंथ्स होते हैं जब वहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो। अब फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब एक लर्नर की आंसर शीट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स देखिए काफ़ी कम लोग अपने आंसर सबमिट कर रहे हैं,
ठीक है। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप ही लोगों का फ़ायदा होने वाला है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आप ही लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपकी गलतियां भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्सिटी वाला, देखिए उसको किस तरह से अप्रोच किया है। इंडियन लिटरेचर रिप्रेजेंट्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड टॉलरेंस टूवर्ड्स डिफरेंट आइडियोलॉजी। इट इंक्लूड्स टॉपिक्स ऑफ रिलीजन, पॉलिटी, साइंस, ये सब आपने लिखा है। देखिए ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो शुरू की 2 लाइन है यही काफ़ी है इंट्रोडक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये तो आप मेन बॉडी में लिखेंगे। देन आपने बताया है एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ यूनिटी। देखिए पहले आपको ना डाइवर्सिटी वाले एलिमेंट बताने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में पहले डाइवर्सिटी पूछा गया है, ठीक है, उसके बाद आप यूनिटी वाले बताइए। जहां तक यूनिटी वाले एलिमेंट की बात है, आपने सबसे पहला पॉइंट है वननेस ऑफ गॉड। इसमें आपने वेदों के बारे में बताया है कि प्रेजेंस ऑफ वन गॉड ब्रह्मा। देखो ये चीज़ तो सही नहीं है, क्योंकि वेदों में भी काफ़ी सारे गॉड्स के बारे में बात हुई है, हालांकि ब्रह्मा मेजर गॉड थे, लेकिन बाकी भी गॉड्स के बारे में बात हुई है। देन आपने बुद्धिज्म की बात की है। देखो बुद्धिज्म तो गॉड और आत्मा के बारे में कुछ मानता था ही नहीं, तो ये पॉइंट भी आपका सही नहीं होगा, तो ये इनवैलिड पॉइंट्स मत लिखिए। देन आपने सिखिज्म की बात की है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें आमिर खुसरो के भी चीज़ें शामिल हैं, ये सही बात है। संगम लिटरेचर में आपने लिखा है भक्ति ट्रेडिशन और फॉर्मलेस गॉड। देखो दोनों ही तरह के थीम्स हमारे पास हैं, निर्गुण और सगुण दोनों ही हमारे पास हैं, तो दोनों ही हमको मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद आपने मुगल लिटरेचर के बारे में लिखा है, तो ये चीज़ सही है। देन आपने कॉमन थीम्स एंड प्रमोशन ऑफ आर्ट्स के बारे में लिखा है। कालिदास के जो लिटरेचर है उसको आपने यहाँ पे लिखा है। देखिए केवल नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, आपकी हेडिंग क्या है, कॉमन थीम्स, तो थीम तो बताइए कि कौन सी थीम आप लिखना चाह रहे हैं, तो केवल एग्जाम्पल देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, उनकी थीम्स भी बताइए, ठीक है। देन उसके बाद आपने लिखा है साइंटिफिक टेम्पर, आर्यभट्ट, भास्कर। देखो यार ये वाला पॉइंट आपको डाइवर्सिटी में लिखना चाहिए था, तो ज़्यादा अच्छा रहता, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो पॉइंट को। साइंटिफिक टेम्पर के बाद आपने लिख दिया इन लिटरेचर, थोड़ा सा 1-2 लाइन इसके सम्मान में लिखो, ठीक है, केवल पॉइंट्स लिखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन करो। देन आपने डाइवर्सिटी वाले एलिमेंट्स बताए हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज है, ये सही पॉइंट है। देन आपने डाइवर्सिटी इन रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि कुछ टेक्सचुअल है नेचर में, किसी में कैलीग्राफी यूज हुई है, चलो ये भी एक सही पॉइंट है। आइडियोलॉजी में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने कंक्लूड किया है, तो कंक्लूजन तो आपका यहाँ पे ठीक लग रहा है मुझे। तो देखिए ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, कि कंटेंट आपको थोड़ा इंप्रूव करना होगा, काफ़ी सारी डायमेंशन है जो आपने छोड़ दी हैं। मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है शुरू में, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहेगी। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है ज्योग्राफी वाला, उसको देख लेते हैं। आपने रेनफॉल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। रेनफॉल इज द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स ड्यू टू सब्सिक्वेंट कूलिंग एज इट राइजेज इन द ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इसके बाद देखिए आपने फिर से कुछ लिखा है रेनफॉल के बारे में, तो देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि रेनफॉल क्या होता है, ठीक है। आपका कंक्लूजन 2 से 3 लाइन का ही होना चाहिए, तो इसको आप छोड़ दीजिए, आपका टाइम बचेगा और स्पेस भी बचेगा। देन आपने लिखा है टाइप्स, तो देखो प्रॉपर हेडिंग लिखो, किस चीज़ की टाइप बता रहे हो, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो इस तरह से आपको हेडिंग सही से लिखनी होगी। आपने कन्वेक्शनल के बारे में बताया है, लेकिन इसका डायग्राम नहीं बनाया है, तो डायग्राम तो आपको बनाना होगा। देन आपने ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में बताया है, ठीक है, और अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया है विद डायग्राम, ये अच्छी बात है। देन आपने फ्रंटल के बारे में बताया, ये भी सही है। साइक्लोनिक एंड मॉनसून, ठीक है, तो इसका भी अगर चाहें तो आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। देन आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, तो आपने यहाँ पे थ्योरी वाले सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन विद लैटिट्यूड क्या डिफरेंस होता है वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो एक कमी मुझे यहाँ पे लगी। और जो डायग्राम है ना वो आपको बनाना चाहिए, तो उससे क्या होता है ना कि आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। देन आपने जो कंक्लूजन किया है, काफ़ी लंबा कंक्लूजन है, जो शुरू की 3 लाइन है ये काफ़ी है कंक्लूजन के लिए, अब बाकी लाइंस को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है।
तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इन पे आप वर्क करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।